एग्जाम्पल नंबर 5, अ नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर, नियॉन गैस और डाइऑक्सीजन गैस का मिक्सचर कंटेन 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन, 167.5 ग्राम नियॉन। इफ द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इन द सिलेंडर इज 25 bar, तो टोटल प्रेशर दिया आपको, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर। लास्ट क्लास में हमने डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर पढ़ा था, उसमें हमने कहा था टोटल प्रेशर होता है P1 प्लस P2 और पार्शियल प्रेशर होता है टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन। इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो इसके हिसाब से हमारे पास मोल फ्रैक्शन होने चाहिए दोनों के। हमारे पास दोनों के गिवन मास है, मैं बात कर रहा हूं नियॉन की। नियॉन गैस का गिवन मास क्वेश्चन में है 167.5, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है नियॉन गैस का 20 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे नियॉन गैस के, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो ये तो हुए आपके नंबर ऑफ मोल्स। अब दूसरी गैस है ऑक्सीजन गैस, उसका भी गिवन मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास हम जानते हैं 32 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स होंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। इसका गिवन मास है 70.6। इससे हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं दोनों के, और अगर मोल फ्रैक्शन आ गए तो पार्शियल प्रेशर भी आ जाएगा, क्योंकि टोटल प्रेशर क्वेश्चन ने हमें दे रखा है। ट्वेंटी 25 बार। एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 4, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm ऑफ Hg प्रेशर, ये मैंने आपको बता रखा है, ये यूनिट है प्रेशर की। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर, अ गैस ऑक्यूपाई इतना वॉल्यूम, व्हाट विल बी इट्स प्रेशर एट अ हाइट वेयर टेम्परेचर इज दिस एंड वॉल्यूम इज दैट। तो भैया वो कहता है आपके पास दो कंडीशन दी हुई है, P1 V1 T1, P2 V2 T2। 30 डिग्री सेल्सियस को 273 के साथ ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर लो, तो 10 डिग्री सेल्सियस को 273 के साथ ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर लो। दोनों का वॉल्यूम दिया हुआ है 600 ml और 640 ml। एक का प्रेशर दिया है 760 और दूसरे का मांग रहा है, तो हम जानते हैं इक्वेशन P1 V1 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन में T2। इस इक्वेशन के हिसाब से P2 होगा P1 V1 अपॉन में T1 मल्टीप्लाइड बाय T2 बाय V2। क्वेश्चन खत्म। तो इस क्वेश्चन में हमने आइडियल गैस इक्वेशन से निकले हुए वैल्यू P1 V1 अपॉन में T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन में T2 को इक्वेट किया और P2 का प्रेशर आ गया। अगला क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। प्रेशर ऑफ 1 ग्राम गिवन मास, 1 ग्राम का मतलब हमारे पास गिवन मास दिया हुआ है, ऑफ एन आइडियल गैस A at 25 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड टू बी
2 बार। एक आइडियल गैस है ए, यानी कि वो गैस लॉस को मानती है, उसका गिवन मास दिया हुआ है, उसका नाम नहीं बताया, मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं है। 27 डिग्री सेल्सियस पे उसका प्रेशर 2 बार है। When 2 gram of another ideal gas B is introduced in the same class। अब सेम क्लास का मतलब क्या है? सेम क्लास का मतलब है यहाँ पर हमने उसका वॉल्यूम सेम रखा है। एट सेम टेम्परेचर द प्रेशर बिकम्स 3 बार। यहां पर उस गैस के बारे में भी नहीं बताया, तो मेरे पास WA है 1 ग्राम, MA नहीं है, मेरे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम A V है, मेरे पास प्रेशर दिया हुआ है। अब ये तो एक केस था। अब जब दूसरी गैस मैंने इंट्रोड्यूस करी, तो वो दूसरी गैस का गिवन मास है 2 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास मुझे दूसरी गैस का भी नहीं पता, जो वॉल्यूम है वो सेम है क्योंकि मेरा क्लास चेंज नहीं हुआ। जो प्रेशर है वो नया प्रेशर 3 बार है, तो अब जो आई है उसका होगा 3 बार माइनस जो पुराना प्रेशर था। इस बात पे ध्यान देना, कुछ बच्चे सोचते हैं कि 3 बार ही दूसरी गैस का नया प्रेशर है। नहीं नहीं नहीं, दूसरी गैस का प्रेशर है 3 बार माइनस 2 बार जो पहले था पहली गैस का। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम मॉलिक्यूलर मास, टोटल हो जाएगा ना? हाँ 3 बार टोटल, 3 बार टोटल सर प्रेशर। टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ पे हम वही PV इक्वल्स टू एनआरटी वाला फॉर्मूला अगर लगाएं, तो PV इक्वल्स टू एनआरटी के फॉर्मूले से हमारे पास मॉलिक्यूलर मास की क्या इक्वेशन आती है? देखो एक बार यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम, PV इक्वल टू एनआरटी। एन का मतलब होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एक बार तो यहां से मॉलिक्यूलर मास की इक्वेशन आती है गिवन मास RT बाय मॉलिक्यूलर मास V। तो गिवन मास ए का होगा गिवन मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ए का होगा गिवन मास ए का RT डिवाइडेड बाय पीवी। सर मोलर मास इनटू पी। नहीं सॉरी। ठीक है, तो ऐसे ही हम मोलर मास की बात करें बी की, तो वो आएगा WB/RT डिवाइडेड बाय PAV। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। और पीबी आएगा। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो क्योंकि उसने हमसे मास की रेशियो मांगी है, क्या रिलेशन है MA और MB में। तो मुझे दिखाई दे रहा है RT और B तो कट जाएगा, WA WB PB और PA बचेगा। WA और WB है हमारे पास 1 ग्राम और 2 ग्राम, और PB और PA कितना है हमारे पास? PB है 1 बार और PA है 2 बार। तो यहां से हमें दिखाई दे रहा है MA और MB का रिलेशन क्या है, 1:4। और इसके हिसाब से MB इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ MA होगा, जो उसने हमसे रिलेशन मांगा था। अगर इस क्वेश्चन को डाल्टन पार्शियल प्रेशर के तरीके से करना हो तो हम जानते हैं टोटल प्रेशर होता है PA डॉट KA और यहाँ पर टोटल प्रेशर होता है PB डॉट KB। इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं
तो इक्वेट करने पे हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी आती है। अब यहाँ आपको साफ दिखाई दे रहा है कि नीचे की इक्वेशन कट जाएगी, तो Na और Nb के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो हम Ma डिवाइडेड बाय Mb, यहां से देखें तो निकालेंगे Pa बाय Pb, Wa बाय Wb, ठीक, मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये एक और तरीका करा दिया। चलो आगे। क्वेश्चन कहता है ड्रेन क्लीनर ड्रेनेक्स के अंदर स्मॉल बिट्स होते हैं एल्यूमिनियम के, जो रिएक्ट करते हैं कास्टिक सोडा के साथ और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट 20 डिग्री सेल्सियस, कितना वॉल्यूम होना चाहिए हाइड्रोजन का 20 डिग्री सेल्सियस पे, एंड 1 बार, और प्रेशर भी दे रखा है, विल बी रिलीज्ड व्हेन 0.15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स। अब इसके लिए मुझे पहले रिएक्शन आनी चाहिए कास्टिक सोडा और एल्यूमिनियम की। ठीक है, कास्टिक सोडा आपने 10th में नाम सुना हुआ है, देखो ये आपका कास्टिक सोडा, ये एल्यूमिनियम है, पानी की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, बनाते हैं NaAlO2 और 3H2, 3 हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इस रिएक्शन में मेरे पास उसने ऊपर मांगा भी यही है कि कितना वॉल्यूम होना चाहिए हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ढूंढ लेंगे। हम ये जानते हैं कि यहाँ पर इस इक्वेशन को पहले बैलेंस कर लो। अगर मैं देखूं तो बैलेंस करने के लिए सर 2 लगेगा। बैलेंस हो गई। अब बैलेंस करने के बाद मैंने आपसे कहा कि कितना एल्यूमिनियम है, तो आपने कहा भैया 27 ग्राम का एक एल्यूमिनियम होता है, तो 256 ग्राम भी हो जाएंगे, और वो 256 ग्राम के एल्यूमिनियम मुझे 3 हाइड्रोजन के मोल देते हैं, और एक मोल होता है 22.4 लीटर। ये हम बात कर चुके हैं। ml में बात करूं तो 22,400 ml। यहां तक बात समझ आई। तो हम कह सकते हैं, और वहां पे उसने कोई टेम्परेचर की कंडीशन तो नहीं दी, 1 बार दिया, ठीक है, और 0.15 ग्राम, तो हम कह सकते हैं भाई 56 ग्राम एल्यूमिनियम, 56 होगा 54 होगा 54। 54। वही देख रहा था मैंने, गलत कर दिया। 54 ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन 2 इंटू ये लो इतना सर 3 ml, इंटू 3 इंटू, तो बेटा 1 पॉइंट कितना 0.15 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? ठीक है, जो अभी हमने आपको वॉल्यूम निकाल के दिया हाइड्रोजन का, ये वॉल्यूम एसटीपी पे है, ये वॉल्यूम एसटीपी बोलो। का है। ठीक है, तो हमारे पास दो कंडीशंस आ गई हैं, एक एसटीपी और एक क्वेश्चन में गिवन। क्वेश्चन में 20 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 बार।
20 डिग्री सेल्सियस और 1 बार पे निकालना है। ठीक, तो हमने क्या किया, वही लिखा आपका P1 V1 T1, STP का मतलब 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना है 273.15, और यहाँ जो वॉल्यूम हमने निकाला है ना वो हम क्या ले, VML ले लेते हैं अभी, ठीक है, सॉल्व कर लेना बाद में। हमारे पास सर T1 V1, VML से ज्यादा भी हो। हाँ जी बोलो। सर ये VML मिलीलीटर में लिया आपने? हाँ मिलीलीटर में, ऊपर भी तो हमने 22.4 को कन्वर्ट कर दिया था 22,400 में। अब हमारा प्रेशर क्वेश्चन में 1 बार है, 1 बार को चाहो तो आप 0.987 एटमॉस्फेयर लिख सकते हो। वॉल्यूम और टेम्परेचर, टेम्परेचर है यहाँ पर कितना 20 डिग्री सेल्सियस, आप जानते हो 20 का मतलब क्या हुआ 293 293.15 केल्विन, और इसका वॉल्यूम मुझे पता करना है, तो मैंने इसको नाम दे दिया एक्स, या V2 रहने दो इसको। तो हम जानते हैं फिर से P1 V1 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन में T2 की इक्वेशन लग जाएगी, तो यहां से आपका V2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? 900। अब देखो क्वेश्चन को, यहाँ कंप्लीट हुआ है। एक स्टूडेंट है जो भूल गया एक मिक्सचर को राउंड बॉटम फ्लास्क में रखे, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क में मिक्सचर ही रखना भूल गया, और उसने 27 डिग्री सेल्सियस पे राउंड बॉटम फ्लास्क को उठाकर प्लेस कर दिया एक फ्लेम के ऊपर और गर्म होने दिया, उसके अंदर सामान डालना भूल गया, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज हुआ, तो उसने पायरोमीटर का यूज करके वहां पे टेम्परेचर देखा 477 हो चुका था, तो कितना एयर का पार्ट एक्सपेल्ड आउट हो चुका होगा, ये क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन ये है, एक कंटेनर है, ठीक है, राउंड हो चाहे चौकोरों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये हमने क्लास लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने भर रखी है गैस, एयर है इसके अंदर, इसके अंदर उसको एक मिक्सचर डालना था, वो डालना भूल गया, लेकिन फिर भी खाली नहीं है, ये एयर है। पहले टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस, और बाद में टेम्परेचर हो गया 477 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसमें 273 ऐड कर दूं तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक काम, पहले वॉल्यूम था मान लो V, अब वॉल्यूम कितना है पता नहीं, तो वो कह रहा है कितना वॉल्यूम निकल गया, क्या करें, रेशो कर देते हैं, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के हिसाब से V1 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन में T2 होता है, तो यहां से आपका V2 कितना आ जाएगा, V1 T1 यानी कि V2 आएगा V मल्टीप्लाई में T2 कितना है 477 प्लस 273, ऐड करना बेटा जरा, 780 सर 750। 750 ऊपर आया, और नीचे कितना आ रहा है 300। यस सर। हाँ ये तो आराम से डिवाइड हो जाएंगे, तो डिवाइड करने पे कितना है आपका, शायद 2.5 आएगा। हाँ तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया 750 को 300 से, तो ये आया 2.5। तो V1 था आपका V, और V2 है आपका 2.5, तो कितना एक्सपेल्ड आउट हो गया 1.5।
V2 minus V1 is equals to 1.5. Yes, sir. ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हुआ जो बाहर निकला? वो आएगा आपका 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5. कोई दिक्कत? 2.5 इसको डिवाइड कर लेना, कितना आ रहा है? 5 आएगा। 3/5. ठीक है, तो कितना हिस्सा है जो बाहर निकला? 1.5 बाहर निकला। ठीक है, टोटल कितना था? 2.5. तो 2.5 का कितना हिस्सा बाहर निकला? 1.5. तो उसका फ्रैक्शन क्या बना? 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5. किसी को दिक्कत इसमें? देखो क्या कहते हैं, पेलोड इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर एंड द मास ऑफ बलून. पहले तो भैया हम ये देख लेते हैं, ये मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर और मास ऑफ बलून होता क्या है. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको फिगर बना के देखनी पड़ेगी. देख बेटा, ये बलून है, सबने देखा है, इस तरीके से पड़ा हुआ है. अभी इसमें मैंने एयर ब्लो नहीं करी. ठीक है बेटा, Yes, sir. अब जब आप इसके अंदर, मान लो ये रूम है आपका, इस रूम में कुछ नहीं है, इसकी खुद की एयर तो है इस रूम में, बोलो. हाँ. अगर मैं इसके अंदर एयर ब्लो करके अगर इस बलून को रखता हूं, तो तुमने कहा भैया बलून ना इतना बड़ा बन गया, बन गया. हाँ. तो क्या इसने पुरानी वाली एयर को डिस्प्लेस नहीं किया होगा? करा होगा. जो यहाँ पर क्या होगा सर? पहले से, हाँ बस यही समझ में आया. तो यहाँ पहले से एयर थी, इसने उस एयर की जगह ले ली, उस एयर को बाहर कर दिया. ठीक है, तो वॉल्यूम में चेंज कैसे लाया? ये बाहर यहाँ वाली एयर की जगह घेर दी. ठीक है, तो अब सुनो क्वेश्चन. पेलोड इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर. वो डिस्प्लेस एयर मैंने आपको बता दी कौन सी डिस्प्लेस एयर है, तो इस डिस्प्लेस एयर के मास पे ध्यान देना. एंड द मास ऑफ बलून, और बलून का खुद का मास है. ठीक है जी, यहाँ पर ये अगर छोटा सा बलून आप रोजमर्रा की जिंदगी वाला देते तो 5-7 ग्राम का होगा. यहाँ ये बहुत बड़ा बलून है, 100 किलो का तो बलून. ठीक है, कैलकुलेट करो पेलोड व्हेन अ बलून ऑफ रेडियस 10 मीटर. अब आपको ये रेडियस क्यों दे रहा है? जिससे आप वॉल्यूम निकाल सको, क्योंकि बलून का वॉल्यूम और जो एयर डिस्प्लेस हुई है उन सब चीजों का वॉल्यूम सेम होगा. एंड मास 100 kg इज फिल्ड विद हीलियम. उसके अंदर हमने भरा क्या है? हीलियम गैस. उसका हमें प्रेशर दिया है, उसका हमें टेम्परेचर दिया है, डेंसिटी दी है एयर की, आर की वैल्यू दी, गैस कांस्टेंट की. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं मास ऑफ बलून कितना है. ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ बलून कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है बेटा, रेडियस क्वेश्चन में कितना दिया है? सर इतना भारी बलून कौन सा होता है? बेटा ये जो वो होते हैं ना, मतलब इसको हम, इस बलून को उड़ा के हम ये देखते हैं कि किस जगह पर एयर ब्लो कर रही है, उससे पता चलता है कि मतलब ये इसके लिए होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, कि बारिश कहाँ होगी. ये बहुत बड़े बड़े होते हैं. जैसे अच्छा आपने वो देखा बलून जो रविवार के उसके लिए यूज होता था पहले, हाँ हॉट एयर बलून, या वो पोलियो के लिए यूज होता था. हाँ. जी सर, वो टंगा Yes, रहता है, sir. वो लंबी तो स्ट्रिंग से। वो कितना बड़ा होता है बेटा वो. तो आप बलून एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज करते हो, क्रिकेट में भी यूज होता है ये, मैच वगैरह में. वहाँ स्टेडियम के कोने पे मान लो कोई अपना कंपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है जैसे एमआरएफ, तो वो बलून लगा सकती है. वो सर, बहुत बड़े ये होते तो हैं. छोटे होते हैं। ये तो फिर भी छोटे हैं, लेकिन फिर भी वो भी कम से कम 10-10 किलो के बलून होते हैं बेटा. जितनी एयर ज्यादा भरनी होती है, पॉलीमर उतना मोटा. कितना है रेडियस? क्वेश्चन में कितना दिया है? रेडियस 10 मीटर. तो क्या 10 मीटर के हिसाब से हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे? हाँ जी निकाल लेंगे. अब इसका वॉल्यूम आ गया, मेरे पास मास है बलून का, मेरे पास वॉल्यूम है बलून का. इसके अंदर हीलियम भरनी है. हीलियम का मास कितना होगा मुझे ये पता लगाना है. आ जाओ, हीलियम का, हीलियम मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है? हीलियम का नाम दे दिया तो मैं उसका मॉलिक्यूलर मास जान गया.
मेरे पास टाइम दिया है उसका, और उसका प्रेशर भी दिया और आर भी दिया है। अब जरा ध्यान दो, क्या ये फॉर्मूला ठीक है? तो फॉर हीलियम गैस क्या आप ये लिख सकते हो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, और हम जानते हैं पी वी इज इक्वल्स टू एन का मतलब गिवन मास ऑफ हीलियम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम आर टी। ठीक, तो क्या यहाँ से आपके पास गिवन मास ऑफ हीलियम आ जाएगा? बोलो। Yes, sir. अब आपके पास हीलियम का मास है गिवन, और बलून का मास भी है, मास ऑफ। अब फूले बलून को क्या बोलते हैं बेटा? फिल्ड बलून बोल लो। Sir, inflated. इन्फ्लेटेड रहने देते इंग्लिश नहीं आती बेटा हमें। मास ऑफ फिल्ड बलून कितना हुआ हमारा? मास ऑफ बलून प्लस मास ऑफ हीलियम गैस। कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। ये बलून में 2 एल आते हैं। अरे कोई स्पेलिंग की मिस्टेक करो तो खुद समझ लिया करो। तो हमने कहा भैया यहाँ पे ये 100 किलो का तो ये है, और ये मैंने x केजी मान लिया, x केजी का ये है। ठीक है, अब मास डिस्प्लेस कितना हुआ एयर का? मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। इस बात को समझना बेटा। आप जानते हो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वही 4/3 पाई आर क्यूब। जितना वॉल्यूम है आपके बलून का उतना ही वो डिस्प्लेस होगा, और डेंसिटी है 1.2 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक, बोलो। यस सर। अब मेरे पास एयर का मास है और मेरे पास टोटल मास है बलून का m, उसको मैं m से दिखा रहा हूँ टोटल मास को। तो चेंज इन मास कितना आया? उसने हमसे मांगा क्या था? पेलोड डिफाइन करता है चेंज इन मास। ठीक है, वो निकालो। पेलोड क्या आएगा? चेंज इन मास। चेंज इन मास कितना आएगा? m एयर ज्यादा है याद रखना, माइनस m से। जो एयर डिस्प्लेस कर वो ज्यादा है, इसका मतलब वो एयर से हल्का है। एयर से क्या है? बोलो बच्चों। हल्का। और अगर वो क्या एयर से सर? हल्का है, ये एयर से हल्का है इसलिए ये एयर में ऊपर की तरफ जाएगा जब तक कि एयर के बराबर का ना आ जाए। नीचे जो एयर होती है वहां पे हैवी गैसेस होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऊपर जाते जाते वो गैसेस हल्की होने लगती है। तो इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं 2.9 ग्राम की गैस है, 95 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्यूपाइड द सेम वॉल्यूम एज 0.184 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन एट 17 डिग्री सेल्सियस एट द सेम प्रेशर। अब देखो दो चीजें दी हैं आपको, एक दिया हाइड्रोजन के बारे में और एक दिया किसी अननोन गैस के बारे में। क्या क्या दिया है देखते हैं। हाइड्रोजन गैस के बारे में गिवन मास दिया है 0.184 ग्राम। आप जानते हो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है H2 का? 2 ग्राम। टेम्परेचर दे रखा है हाइड्रोजन का 17 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 ऐड कर दो तो बन जाता है 290 केल्विन। प्रेशर सेम है। अगर मैं प्रेशर लेता हूं H2 का P, तो प्रेशर होगा अननोन गैस का। अब उस गैस को मैं गैस ही कह रहा हूं अभी, तो G ले लेंगे उसके लिए हम। इसका भी गिवन मास दे रखा है गैस का 2.9 ग्राम। इसका टेम्परेचर दे रखा है 95, $368 बन जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर मास मुझे फाइंड आउट करना है। प्रेशर इस गैस का भी P ही है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है एट सेम प्रेशर। सेम वॉल्यूम भी लिखा है बेटा यहाँ पर, तो जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन का वही वॉल्यूम है
गैस का। अब वो हमसे मांग क्या रहा है, मोलर मास निकालो गैस का। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में लिखता हूं तो मोलर मास का फॉर्मूला क्या था हमारा, PV इक्वल्स टू एनआरटी से निकल कर आता है। हम जानते हैं PV इक्वल्स टू एनआरटी में नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो यहां से मोलर मास का जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो आता है गिवन मास RT बाय PV। अब हम ये दो केसेस के लिए यूज करेंगे, एक हाइड्रोजन गैस और एक जिस गैस का हमें मास निकालना है। तो मोलर मास का फॉर्मूला है हाइड्रोजन गैस के लिए गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन RT ऑफ हाइड्रोजन, प्रेशर दोनों का सेम है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, और जिस गैस का निकालना है उसके लिए है गिवन मास ऑफ गैस RT ऑफ गैस डिवाइडेड बाय PV। डिवाइड करो तो डिवाइड करने पर हमारे पास क्या क्या चीजें कट जाती हैं, R PV, बचता है मोलर मास हाइड्रोजन का, मोलर मास गैस का जो फाइंड आउट करना है, गिवन मास हाइड्रोजन का, गिवन मास गैस का, टेम्परेचर हाइड्रोजन का और टेम्परेचर गैस का। तो यहां से हमारे पास मोलर मास गैस का आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास दोनों का गिवन मास है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास और दोनों का टेम्परेचर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है। क्या दे रखा है, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या मतलब है, जिसका जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना आसान उसको लिक्विफाई करना है। तो मैं यहां लिख रहा हूं हायर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, easier is its liquefaction, उसको लिक्विड बनाना आसान है। इसका मतलब वो उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो मैं ये कह सकता हूं क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर molecular Forces. force of attraction। इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। तो कह रहा हायर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर इजियर इट्स लिक्विफिकेशन। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 इज हायर देन, दूसरे कौन सी गैस है, मीथेन। Methane. So, intermolecular force of attraction of CO2 is higher than या more than methane। देखो, अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते तो PV इक्वल्स टू nRT एक इक्वेशन आती है। प्रेशर में ऐड कर दो AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर और वॉल्यूम में से माइनस कर दो NB। तो A और B दो कांस्टेंट है वैंडरवाल के, ये वैंडरवाल इक्वेशन है। तो A और B दो कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है A और B की सिग्निफिकेंस क्या है, इनका काम क्या है। तो मैंने आपको बताया था A बताता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और B बताता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। तो यहां क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वैंडर वॉल पैरामीटर्स। तो वैंडर वॉल की इक्वेशन P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय V माइनस NB इक्वल्स टू nRT में
ए और बी वैंडरवाल कांस्टेंट या वैंडरवाल पैरामीटर्स कहलाते हैं। ए बताता इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में और बी बताता इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ये है इनकी सिग्निफिकेंस।